हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप सिंप्लीफाइड। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के बारे में। तो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई एक एंटीजन या कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, सो हमें पता है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो कि अलग अलग तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर देता है। लाइक इम्यून सेल्स है हमारे बॉडी में इम्यून ऑर्गन्स है, उसी तरीके से एंटीबॉडीज भी है। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में कुछ सेट ऑफ सीरम प्रोटीन्स भी होते हैं। सेट ऑफ सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो कि अराउंड मोर और लेस देन 30 प्रोटीन्स होते हैं। 30 प्रोटीन्स होते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स को ही हम क्या कहते हैं, जो सीरम प्रोटीन्स है इनको ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं। सो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं ये हमेशा ही ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड सर्कुलेटिंग इन ब्लड। सर्कुलेटिंग इन ब्लड। लेकिन ये जब ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं उस टाइम पर ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इनएक्टिव से एक्टिव होते कब है। ये एक्टिव तब होते हैं जब ये किसी एंटीजन या पैथोजन से एनकाउंटर करते हैं, देन दे बिकम एक्टिव। यानी कहने का मतलब ये है कि इनएक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो रहते हैं, जब ये किसी एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं या एनकाउंटर करते हैं, देन दे बिकम एक्टिव, राइट। सो दिस इज जस्ट द ब्रीफ ऑफ कि कैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं और ये कब एक्टिव हो जाते हैं। अब इसका एक्टिवेशन समझते हैं। अब ये एक्टिवेट कुछ अलग तरीके से होते हैं। लाइक ये एक्टिवेट होते हैं इन सीक्वेंशियल मैनर में। सीक्वेंशियल मैनर कैसे एक्टिवेट होते हैं जरा देखते हैं। सपोज कि ये एक फर्स्ट प्रोटीन है, एक्टिवेशन समझ रहे हैं हम यहाँ पर। सपोज एक फर्स्ट प्रोटीन है, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कैसे इसका एक्टिवेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक फर्स्ट प्रोटीन है, ठीक है, और ये फर्स्ट प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब ये फर्स्ट प्रोटीन क्या करेगा, ये सेकेंड प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसको जाकर क्लीव करेगा। क्लीव करके उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसी तरीके से सेकेंड प्रोटीन भी वही करेगा। सेकेंड प्रोटीन भी थर्ड इनएक्टिव प्रोटीन को, ये इनएक्टिव प्रोटीन है, इसको जाकर ये थर्ड सेकेंड जो प्रोटीन है थर्ड को क्लीव करेगा और थर्ड को एक्टिवेट कर देगा। सो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी काम करते हैं। उसी तरीके से ये nth प्रोटीन, जो जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको ये एक्टिवेट करते हैं। सो इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी काम करते हैं। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं ये मेजरली तो इनेट इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं। इनेट इम्यूनिटी के पार्ट होंगे, राइट। यहाँ पर हम लिख देते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन इनेट इम्यूनिटी में होता है। लेकिन कभी कभी यही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो रहते हैं किसी किसी पाथवे में एंटीबॉडीज के साथ इंटरैक्ट कर जाते हैं, तब ये एक एडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट कहलाते हैं।
तो कहने का मतलब ये कि इनेट और एडेप्टिव दोनों ही इम्यूनिटीज में ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो रहते हैं वो वर्क करते हैं। ओके, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इस यहाँ पर मैंने दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम refers to a series of more than 30 serum proteins circulating in the blood and tissue fluid। तो जैसे कि मैंने बताया, ये ब्लड में किस फॉर्म में सर्कुलेट कर रहे होते हैं? स्टार्टिंग में ये इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और ये कब एक्टिव होंगे? जब ये किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे तो ये एक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर दे रखा है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर नॉर्मली इनएक्टिव बट इन रिस्पॉन्स टू recognition of molecular components of microorganisms they become sequentially activated in an enzyme cascade। The activation of the protein enzymatically cleaves and activates the next protein in the cascade। जैसे कि मैंने उस टाइम एक्टिवेशन पर समझाया था कि किस तरीके से एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। The integral part of the innate immune response and acts as a bridge between innate and acquired immunity। तो मेजर तो innate immunity के ही मेजर पार्ट जो innate immunity का ही होता है, लेकिन कभी कभी जब ये एंटीबॉडी के साथ में इंटरैक्ट करेगा तो फिर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी पार्ट हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। क्यों ये प्रोटीन्स चाहिए होते हैं? क्योंकि ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक लाइसिस ऑफ द सेल, बैक्टीरिया, वायरसेस, ऑप्सोनाइजेशन करना, इन्फ्लामेशन एंड सेक्रेशन ऑफ इम्यूनो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, इम्यून क्लियरेंस, रिमूवल ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स एंड बॉडीज। ये सारे कुछ फंक्शंस है। अभी सिर्फ हम इसका ब्रीफ देख लेते हैं, इसी लेक्चर में बाद में इन फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। अब हम हिस्ट्री जानते हैं। ये लेट 19th सेंचुरी की बात है। जब साइंटिफिक रिसर्च का फोकस ये था कि ह्यूमन बॉडी का डिफेंस कैसा है, ह्यूमन बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, मतलब किस तरीके से ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफेंस शो करता है अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन के टाइम पर। उस टाइम पर उन्होंने ये देखा कि ब्लड सीरम में कुछ फैक्टर या कुछ प्रिंसिपल प्रेजेंट है। दे कॉल्ड देम एज फैक्टर या फिर प्रिंसिपल, उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया। उन्होंने ये देखा कि ब्लड सीरम में कुछ फैक्टर है, प्रिंसिपल है, एंड these फैक्टर्स आर केपेबल ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया, राइट। देन 1895 में जूल्स बॉर्डेट करके साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस फैक्टर को 2 कंपोनेंट में एनालाइज करने को कहा। उन्होंने ये बताया कि इस फैक्टर में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है हीट स्टेबल कंपोनेंट, एंड जो सेकेंड कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वो होता है हीट लेबाइल कंपोनेंट। अब नाम से समझ में आ रहा है कि हीट स्टेबल कंपोनेंट क्या है। ऐसा कंपोनेंट जो हीट प्रोवाइड करने पर भी स्टेबल हो, और हीट लेबाइल का मतलब अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है या वो अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर जाता है। अगर डेफिनेशन में लेबाइल का लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस अपॉन हीटिंग, राइट। ये तो उसका एक हीट लेबाइल का डेफिनेशन हो गया।
सो ये देखा गया कि हीट स्टेबल कंपोनेंट जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जबकि हीट लेबाइल कंपोनेंट जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट नॉन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बाद में ये देखा गया कि यही हीट स्टेबल कंपोनेंट को आज के डेट में हम एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। एंड हीट लेबाइल कंपोनेंट को आज के डेट में हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। एंड ये जो टर्म इंट्रोड्यूस किया था वो साइंटिस्ट थे पॉल एरलिख। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉल एरलिख ने इन हीट लेबाइल कंपोनेंट्स को कॉम्प्लीमेंट ही नेम क्यों दिया? ओके, सो व्हाई पॉल एरलिख नेम these प्रोटीन्स एज कॉम्प्लीमेंट? तो पॉल एरलिख के थ्योरी के हिसाब से एंटीबॉडीज they have bifunctional binding capacity. कहने का मतलब ये है कि एंटीबॉडीज दो चीजों से बाइंड हो सकती है। उन्होंने ये देखा कि एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करते हैं एंड बाइंड करते हैं विथ एंटीजन। एंड सेकेंड चीज जिसके साथ वो रिकॉग्नाइज करते हैं और बाइंड करते हैं वो है हीट लेबाइल प्रोटीन्स। तो इसीलिए उन्होंने हीट लेबाइल प्रोटीन्स को कॉम्प्लीमेंट नेम दे दिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है हेल्प करना। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने यही देखा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर हेल्प कर रहे हैं एंटीबॉडीज को। दे आर हेल्पिंग, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, हेल्प द एबिलिटी ऑफ द एंटीबॉडी and phagocytic cells to clear the pathogens. इसीलिए पॉल एरलिख ने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को कॉम्प्लीमेंट नेम दिया, क्योंकि बिकॉज they were helping, they were trying to help the ability of the antibody or the phagocytic cells so that they can clear the pathogen from an organism. So that's why they given the name complement. Okay, अब देखते हैं सिंथेसिस। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं? सबसे पहले तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है मेजरली ये सिंथेसाइज होते हैं बाय लिवर हेपेटोसाइट्स। एंड यहाँ पर ये सिंथेसाइज होते हैं एंड फर्दर ये रिलीज हो जाते हैं इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रिलीज हो जाते हैं इनटू द ब्लड। और लेकिन ये किस फॉर्म में रिलीज होंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया था, इन द इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे। फर्दर ये जब एंटीजेंस के साथ में इंटरैक्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाते हैं। बाकी सिग्निफिकेंट अमाउंट में भी कहीं कहीं पर ये सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में होते हैं। लाइक ये होते हैं ब्लड मोनोसाइट्स में, टिश्यू मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, epithelial cells, of gastrointestinal
and genitourinary tract. सो जैसे कि मैंने बताया ये सिंथेसाइज होंगे लिवर हेपेटोसाइट में एंड दे विल गेट रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड। इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे और इस इनएक्टिव फॉर्म को कहते हैं ज़ाइमोजन और प्रोएंजाइम्स। और ये इनएक्टिव तब तक रहेंगे जब तक इनका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज नहीं हो जाता। सो ये था सिंथेसिस के बारे में। अब हम चलते हैं एक्टिवेशन जानने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था जब ये रिलीज होते हैं लिवर से इन ब्लड में तब तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और ये एक्टिव कब होंगे जब ये किसी भी एंटीजेंस के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, देन दे बिकम एक्टिव। और एक्टिव किस तरीके से होते हैं? एंजाइमेटिक क्लीवेज। मैंने एक्टिवेशन का एक थोड़ा सा बेसिक पहले बता रखा है कि अगर एक ज़ाइमोजन है, ज़ाइमोजन जैसे कि मैंने बताया ज़ाइमोजन क्या होता है? एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये एक्टिव हो जाता है जब ये क्लीव होगा तो। एंड देन ये फर्स्ट ज़ाइमोजन है, देन ये सेकंड, ये एक्टिव है तो ये सेकंड ज़ाइमोजन को क्लीव करेगा जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको क्लीव करेगा तो सेकेंड ज़ाइमोजन जो रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये सेकेंड ज़ाइमोजन जाकर थर्ड ज़ाइमोजन को, जो कि अगेन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इट विल अंडरगो क्लीवेज एंड फर्दर ये भी एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से ये सीरीज चलते रहता है टिल द nth प्रोटीन। एंड एक्टिवेशन होते रहता है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की नेमिंग किस तरीके से की जाती है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को सी प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, सी प्रोटीन्स, और इनको अलग अलग नंबर दिए गए हैं लाइक C1, C2, C3। एंड ये जो नंबरिंग है ये बेस्ड है ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। सो अभी ये जो C1, C2, C3 प्रोटीन्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है एंड इनको एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा? क्लीव करना होगा, राइट, ताकि ये एक्टिव फॉर्म में आ सके। सो जैसे ही इनको क्लीव किया जाता है सो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, A पार्ट एंड B पार्ट। और ये जो एक्टिव फॉर्म होते हैं, नाउ दिस इज द एक्टिव फॉर्म, इन्हीं एक्टिव फॉर्म को बोलते हैं कंपोनेंट्स। ओके, वी कॉल इट एज A कंपोनेंट, B कंपोनेंट। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म है, एंड जैसे ही इसका क्लीवेज होगा इट विल बिकम, ये एक B पार्ट हो गया और ये एक उसका A पार्ट हो गया। B पार्ट जो है वो लार्जर पार्ट रहेगा एंड A पार्ट विल बी द स्मॉलर पार्ट। लार्जर पार्ट को ही हम B बोलेंगे एंड स्मॉलर पार्ट विल बी कॉल्ड एज A।
और ये जो है ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म्स है ना, एक्टिव फॉर्म्स। अब ये जो लार्जर कंपोनेंट होगा ये कैटालिटिक सब यूनिट है, इट कंटेन्स कैटालिटिक सब यूनिट, and smaller contains the regulatory subunit. लार्जर पार्ट जो रहेगा वो जाकर बाइंड कर जाएगा बाइंड टू टारगेट नियर द साइट ऑफ एक्टिवेशन, जबकि स्मॉलर पार्ट जो रहेगा ये डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम साइट एंड इनिशिएट localized inflammatory responses. तो ये तो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स का फंक्शन है। क्या हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में से इट विल अंडरगो क्लीवेज एंड इट विल फॉर्म एक्टिव फॉर्म, जहां पर पहला कंपोनेंट लार्जर कंपोनेंट होगा जिसे हम बी कंपोनेंट कहेंगे एंड स्मॉलर विल बी कॉल्ड एज ए कंपोनेंट। लार्जर इज द कैटालिटिक सब यूनिट जो कि जाकर बाइंड कर जाएगा टारगेट में, एंड जो सेकेंड स्मॉलर रहेगा जो कि ए कंपोनेंट है जिसमें कि रेगुलेटरी सब यूनिट होगा, वो जाकर डिफ्यूज हो जाएगा और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। ये तो था एक नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कि किस तरीके से हम उन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को नेमिंग करते हैं। अब हम मेजर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो हमें पता है कि जो मेजर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो ये होते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C9। अब अगर हम इनको अलग कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, तो C1 को हम अलग करते हैं और C6, C7 और C8, C9 को। तो C1, C6, C7, C8 एंड C9, ये सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की एक प्रॉपर्टी कॉमन ये है कि ये सारे प्रोटीन्स को क्लीव नहीं किया जा सकता, दीज आर नॉट क्लीव्ड, दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी। अब अगर हम C1 को अलग से सेपरेट आउट करके देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो C1 ये ओनली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, only complement protein which occurs in complex form, which is present in complex form. ये एक मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स की तरह प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं। ये जो C1 है ये 3 सब यूनिट से बना हुआ है। पहला सब यूनिट C1Q होता है, सेकेंड सब यूनिट इज C1R एंड थर्ड सब यूनिट इज C1S। C1Q सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, C1R के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड C1S के भी 2 मॉलिक्यूल्स। ये जो C1R और C1S है ये दोनों मिलकर एक सीरीन प्रोटीएज का रोल प्ले करते हैं। तो ये था अबाउट C1। अब अगर हम C9 को भी अलग से सेपरेट करके देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो C9 की अपनी प्रॉपर्टी ये कि ये एक मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होता है, और क्योंकि ये C9 मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होता है दैट इज व्हाई दिस C9 इज नोन एज पॉली C9। अब इन 4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी सेपरेट करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें C6, C7, C8 एंड C9, सबसे पहले प्रॉपर्टी इन सभी की वो ये है
कि ये दे आर नॉट प्रो एंजाइम्स, ये कोई प्रो एंजाइम्स नहीं होते हैं जिनको क्लीव करके एक्टिव किया जा सके। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो रहते हैं ये कंबाइन होते हैं विद C5b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ में और फॉर्म करते हैं एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि सपोज ये एक एंटीजन है और ये इसका मेम्ब्रेन है, तो ये सारे प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे इस तरीके से, और ये कॉम्प्लेक्स जाकर बाइंड कर जाएगा विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंटीजन, मतलब कि ये इस मेम्ब्रेन में जाकर बाइंड कर देंगे। और जैसे ही बाइंड कर जाते हैं तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स इस मेम्ब्रेन में बाइंड हो जाता है तो ये पोर्स क्रिएट कर देते हैं, और पोर्स क्रिएट करने से जितने भी आयंस मॉलिक्यूल्स जो एंटीजन में प्रेजेंट है वो सारा कुछ रिलीज आउट हो जाता है। सो दिस इज द पोर। और ये सारा कुछ अगर बाहर आ जाता है तो फिर ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और उस वजह से एंटीजन का क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है। तो ये सारे प्रोटीन्स जो है ये यहीं पर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है इसे ही मैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि मेम्ब्रेन में अटैक करके उस एंटीजन का लाइसिस कर दे, दैट इज द मीनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं C6, C7, C8 और C9, ये सारे मिलकर C5b के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और फर्दर ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो रहेगा लाइसिस कर देगा एंटीजन का। तो इस तरीके से हमने इन प्रोटीन्स को देखा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि C2, C3, C4 और C5 के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि C1, C6, C7, C8 और C9 के क्या प्रॉपर्टीज है। अब हम यहाँ पर देखते हैं C2, C3, C4 और C5 के क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले तो ये चारों प्रोटीन्स जो होते हैं ये प्रो एंजाइम्स होते हैं, यानी इन प्रोटीन्स को क्लीव करके एक्टिव किया जा सकता है। दे आर क्लीव्ड टू बिकम एक्टिव। किस तरीके से, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। C3 को क्लीव करेंगे तो ये दो कंपोनेंट में, ये सपोज इनएक्टिव फॉर्म में है, और जैसे इसे क्लीव होता है तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, C3A एंड C3B। तो C3A जो पार्ट रहेगा, अब ये दोनों पार्ट जो है वो एक्टिव फॉर्म है। C3A पार्ट जो है ये स्मॉलर पार्ट है एंड ये रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा, जबकि C3B इज द लार्जर पार्ट एंड इट विल परफॉर्म द कैटालिटिक फंक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि A कंपोनेंट जो रहेगा वो डिफ्यूज हो जाएगा एंड जो B कंपोनेंट रहेगा वो बाइंड हो जाएगा टारगेट साइट पर। तो उसी तरीके से C3 को डिवाइड करके इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्मॉलर एंड लार्जर पार्ट। अगेन C4 का भी सिमिलर केस होगा। C4 को भी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव करने के लिए क्लीव किया जाएगा इनटू टू पार्ट, स्मॉलर पार्ट C4A एंड लार्जर पार्ट C4B। अगेन सेम, ये रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा और ये कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। देन कम C5 एंड यहाँ पर भी सेम होगा, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाएगा, C5A
एंड C5b जो कि एक लार्जर पार्ट हो। अगेन स्मॉलर पार्ट डिफ्यूज हो जाएगा, ये इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, ये रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, जबकि लार्जर पार्ट कैटालिटिक फंक्शन। C5b लास्ट स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया था कि ये C6, C7, C8 और C9 के साथ इंटरैक्ट करके एक मैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिससे कि फर्दर उस एंटीजन या बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन C2 में है। जैसे कि हम जानते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आता है तो स्मॉलर पार्ट जो रहेगा वो ए पार्ट होता है एंड लार्जर पार्ट इज द बी पार्ट। लेकिन यहाँ पर C2 जब क्लीव होगा तो यहाँ पर C2A इज द लार्जर पार्ट एंड C2B इज द स्मॉलर पार्ट। दैट इज द मेजर एक्सेप्शन। ये लार्जर पार्ट है, ये स्मॉलर पार्ट है। सो दिस इज द एक्सेप्शन, C2 इज द एक्सेप्शन। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट किसे कहते हैं? कंपोनेंट उसे कहते हैं जब कोई भी इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दैट एक्टिव फॉर्म इज एक्टिव फॉर्म, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का जो एक्टिव फॉर्म है उसे ही हम कंपोनेंट कहते हैं। तो एक्टिव फॉर्म कब होगा? जब वो क्लीव होगा। जब भी कोई एक इनएक्टिव फॉर्म क्लीव होता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ए एंड बी। तो इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ओके, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं इनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। सेवन कैटेगरीज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 कैटेगरीज दे रखा है। पहला कैटेगरी जो दे रखा है वो है इनिशिएटर्स, सेकेंड कैटेगरी इज कन्वर्टेज, एक्टिवेटर्स एंड एंजाइमेटिक मीडिएटर्स, थर्ड इज द ऑप्सोनिन्स, फोर्थ एनाफाइलोटॉक्सिन्स, फिफ्थ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, सिक्स्थ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स एंड फोर्थ रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशिएटर्स। इनिशिएटर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इनिशिएट करेगा किसी भी कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को। जैसे ही ये जो इनिशिएटर्स होते हैं जैसे ही बाइंड करते हैं अपने एक्टिवेटिंग लिगैंड के साथ में, तो इनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आता है जिससे कि उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी चेंज आता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? C1q, MBL, मैनोज बाइंडिंग, लेक्टिन, फिकोलिन्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं। सेकेंड है आपका एंजाइमेटिक मीडिएटर्स, मतलब कि ऐसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो कि किसी भी इनएक्टिव फॉर्म को क्लीव करेंगे और उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि जो इनएक्टिव फॉर्म है दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म, और जैसे इसका क्लीव होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइमेटिक मीडिएटर्स। थर्ड जो है वो ऑप्सोनिन्स है। तो ऑप्सोनिन्स क्या होते हैं? ऑप्सोनिन्स वो होते हैं जो किसी भी एंटीजन में, सपोज ये एक एंटीजन है एंड इसमें इसके सरफेस पे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो रहेंगे वो बाइंड कर जाते हैं एंड दे विल सर्व एज ए बाइंडिंग टैग फॉर द फैगोसाइटिक सेल। ये एक टैग की तरह काम करते हैं फैगोसाइटिक सेल्स के लिए, ताकि फर्दर उस फैगोसाइटोसिस का एनहांसमेंट हो सके। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है देन ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं जो कि फैगोसाइटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा एंड फर्दर उसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है। दे आर एनहांसिंग द फैगोसाइटोसिस। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस को एनहांस करते हैं, उन्हें ही हम ऑप्सोनिन्स कहते हैं। एनाफाइलोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये कुछ स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर द स्मॉल प्रोटीन्स। इनका फंक्शन ये होता है कि टिश्यू डैमेज के साइट में जाकर ये क्या करेंगे, एंडोथेलियल सेल्स पर बाइंड कर जाते हैं। जैसे ही बाइंड करते हैं तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। जहां पर ये रिलीज हो रहा है वहां पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा एंड दस इंक्रीज इन द कैपिलरी डायमीटर।
ऑल्सो दे अट्रैक्ट अदर सेल्स टू द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज। तो ये जो प्रोसेस होता है या इफेक्ट होता है, ये अगर एक्सेस में हो जाए तो ये हार्मफुल होता है, और इसीलिए इन फ्रैगमेंट्स को क्या कहते हैं, एनाफाइलोटॉक्सिन्स कहते हैं। देन कम्स फिफ्थ इज द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है पहले भी कि C5b, C6, C7 और C8 एंड मल्टीपल कॉपीज ऑफ C9 कंबाइन हो जाएंगे और ये फॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स, जिसको हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाम से समझ में आता है कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि मेम्ब्रेन पर अटैक करेगा एंटीजन या पैथोजन में। सो अगेन यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन में जाकर बाइंड कर जाते हैं एंड फर्दर दे क्रिएट द पोर्स, जिसके कारण आयंस और मॉलिक्यूल्स एंटीजन के सेल से रिलीज हो जाते हैं एंड फर्दर उसका लाइसिस हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स काम करते हैं। देन कम सिक्स्थ, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। एंड लास्ट इज द रेगुलेटरी प्रोटीन्स। कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि होस्ट सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। ये तो था कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट कैटेगरीज। अब हम देखते हैं मेजर पाथवेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड कि कौन कौन से पाथवेज होते हैं कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के। मेजर पाथवेज जो होते हैं वो 3 पाथवेज होते हैं। फर्स्ट होता है क्लासिकल पाथवे, सेकेंड इज द लेक्टिन पाथवे एंड थर्ड इज द ऑल्टरनेटिव पाथवे। ये सारे पाथवे का जो इनिशिएशन फेज होता है, इनिशिएशन फेज वो तो डिफरेंट होगा, मगर जो अल्टीमेट गोल है सारे पाथवेज का वो यही है कि टू जनरेट C3 कन्वर्टेज। सारे पाथवेज का अल्टीमेट गोल क्या है, टू जनरेट द C3 कन्वर्टेज। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि किस तरीके से सारे पाथवेज जो है वो C3 कन्वर्टेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ ऑल द पाथवेज। सारे पाथवेज का यहाँ पर ब्रीफ दे रखा है। पहला पाथवे यहाँ पर दे रखा है क्लासिकल पाथवे, सेकेंड पाथवे लेक्टिन पाथवे एंड थर्ड इज द ऑल्टरनेटिव पाथवे। तो हम सिर्फ ब्रीफ में देखेंगे सारे पाथवेज को कि सारे पाथवेज कैसे C3 कन्वर्टेज जनरेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट पाथवे हम देखते हैं क्लासिकल पाथवे। इसके इनिशिएशन फेज समझते हैं। दिस इज द एंटीजन, ये एंटीजन का सरफेस है एंड दिस इज द एपिटोप ऑफ द एंटीजन टू विच द पैराटोप ऑफ द एंटीबॉडी इज बाइंडिंग। और ये एंटीबॉडी है एंड ये जो मॉलिक्यूल हम देख पा रहे हैं ये C1 मॉलिक्यूल का है। तो जैसे ही एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी इंटरैक्ट करेगा, एक कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है इन द FC रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के FC रीजन में कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और जैसे ही उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है वो एक्सपोज करता है अपना बाइंडिंग साइट को फॉर द C1 मॉलिक्यूल के लिए, या फिर कह सकते हैं C1q मॉलिक्यूल के लिए। और जैसे ही C1q मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेगा FC रीजन के साथ में, अगेन कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा इन दिस पोर्शन, जो कि ये क्या है, एक C1r C1s का कॉम्प्लेक्स है। तो इस पोर्शन में कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा जिसके कारण C1r जो रहेगा ये एक्टिव हो जाएगा। इसे हम सीक्वेंस में समझते हैं। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, FC रीजन में कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है, और अगर FC रीजन में कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है तो ये एक्सपोज करता है बाइंडिंग साइट फॉर C1q मॉलिक्यूल, एक्सपोजेस बाइंडिंग साइट फॉर C1q। और जैसे ही C1q बाइंड करता है, बाइंड करेगा, देयर इज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द C1r। C1r में कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है जिसके कारण C1r जो रहेगा
वो एक्टिव हो जाएगा, C1R एक्टिव हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि C1 के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 सब यूनिट्स होते हैं, C1Q, C1R, C1S। लेकिन ये जो 2 होते हैं ये, तो C1Q तो सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, C1R अकर्स इन 2 मॉलिक्यूल एंड C1S 2 मॉलिक्यूल। एंड ये जो दोनों होते हैं ये सीरीन प्रोटीएज होते हैं। तो अभी तो सिंगल C1R मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ है, सो ये क्या करेगा, अपने पार्टनर को भी एक्टिवेट करेगा, अनदर पार्टनर C1R, ये भी एक्टिव हो जाता है। अब क्या होगा, अब ये जो C1R मॉलिक्यूल है, इनके दोनों C1R दे विल एक्टिवेट टू C1S, और ये C1S एक्ट करेंगे ऑन C2 एंड C4 फॉर फर्दर एक्टिवेशन। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है। अगर हम यहाँ डायग्राम से भी समझे तो समझ सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट हुए, FC रीजन में कन्फर्मेशनल चेंज आया जिसके कारण C1Q बाइंड कर जाता है। C1Q जैसे ही बाइंड करता है C1R में कन्फर्मेशनल चेंज होने के कारण उसमें एक्टिवेशन हो जाता है। C1R देन एक्टिवेट करेगा इट्स अनदर पार्टनर C1R, और 2 C1R मिलकर 2 C1S को एक्टिवेट करते हैं। एंड फर्दर ये जो C1S है ये एक्ट करेंगे ऑन C2 एंड C4। तो ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द मॉलिक्यूल, दीज आर द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द C2 एंड C4। अब ये C2 और C4 पर जैसे ही C1S एक्ट करता है ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि C4 क्लीव हो जाता है C4A में, एंड C4 उसके लार्जर पार्ट में, दैट इज C4B। अगेन 2 भी वैसे ही क्लीव होगा C2A एंड C2B। तो जैसे कि हम जानते थे कि C4 को अगर हम क्लीव करेंगे C4A एंड C4B, उसी तरीके से C2 को क्लीव करेंगे तो C2A एंड C2B। क्योंकि ये C2 जो था वो एक्सेप्शन था, तो इसीलिए C2 जो रहेगा ये बाइंड करेगा विद द C4B जो कि लार्जर पार्ट है, एंड दिस इज ऑल्सो द लार्जर पार्ट। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये C4B और C2A दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म C3 कन्वर्टेज। ये दोनों मिलकर एक C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। एंड फर्दर C3 कन्वर्टेज, नाम से समझ में आ रहा है कि C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, C3 जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट करेगा C3A एंड C3B में। अगेन स्मॉलर पार्ट will diffuse away for inflammation process। यहाँ पर भी C4B स्मॉलर पार्ट था, diffuse away for inflammation process। और यहाँ पर हम देख पा रहे C3B जो कि एक लार्जर पार्ट है। अब ये जो है ये C3B अराउंड 200 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऑप्सोनाइजेशन के लिए चले जाएंगे। ऑप्सोनाइजेशन क्या था, जैसे कि मैंने बताया था कि एंटीजन है उस पर ये C3B मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे C3B, एंड जैसे ही बाइंड करते हैं तो फैगोसाइटोसिस का क्या हो जाता है, एनहांसमेंट हो जाता है। और कुछ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो इंटरैक्ट करेंगे इस C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स के साथ में और ये फॉर्म करेंगे C5 कन्वर्टेज। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं C3B भी इंटरैक्ट हो रहा है विद द C3 कन्वर्टेज और ये C5 कन्वर्टेज फॉर्म करते हैं। अगेन नेम से समझ में आ रहा है कि C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, C5 इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये क्लीव हो रहा है C5B में एंड C5A। अगेन स्मॉलर पार्ट डिफ्यूज अवे एंड इट विल गो फॉर इन्फ्लामेशन प्रोसेस, और ये लार्जर पार्ट है। तो ये जैसे कि मैंने बताया था C5B किसके साथ इंटरैक्ट करेगा विद द C6, C7, C8 एंड C9, इन सारे के साथ इंटरैक्ट करके ये मैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एंड फर्दर मैक कॉम्प्लेक्स से उस एंटीजन या पैथोजन का लाइसिस हो जाता है। तो इस तरीके से क्लासिकल पाथवे फंक्शन करेगा। देन कम्स, अब हम देखते हैं लेक्टिन पाथवे।
यहाँ पर दे रखा है दिस इज द एंटीजन सरफेस, ये एंटीजन का सरफेस है और इस एंटीजन सरफेस में कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिकल पाथवे में तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एंटीबॉडी एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है। इन प्लेस ऑफ एंटीबॉडी यहाँ पर एमबीएल प्रोटीन्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि एंटीजन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एंटीबॉडीज की जगह में क्या है, एमबीएल है। सो यहाँ पर लेक्टिन प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं। लेक्टिन क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे और फर्दर एमबीएल विल बाइंड एंड MASP, दिस इज द MASP। MASP का मतलब है एमबीएल एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएसेस, से इसका फंक्शन भी सेम है एज द C1R C1S सीरीन प्रोटीएस के जैसे ही। तो हम देख पा रहे हैं कि C1Q का फंक्शन is similar to MBL and MASP is similar to C1R C1S complex। तो यहाँ पर भी ये वही फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये MASP it will act upon this C2 and C4 में ये एक्ट करेगा। अगेन सेम प्रोसेस चलेगा एज इन द क्लासिकल पाथवे में जैसे चला था। देन कम्स ऑल्टरनेटिव पाथवे। ऑल्टरनेटिव पाथवे में दे रखा है स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस और पैथोजेनिक सर्फेसेस। सो यहाँ पर C3 मॉलिक्यूल रहेगा एंड इस C3 मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस हो जाता है एंड इट विल फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स C3H2OBB। ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में C3 कन्वर्टेज है और नाम से ही समझ में आ रहा है C3 कन्वर्टेज का मतलब C3 के इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करना। दिस द C3 इनएक्टिव फॉर्म, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्लीव करके, क्लीव किया एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म। और ये एक्टिव फॉर्म फर्दर इंटरैक्ट करेगा विद द B फैक्टर एंड हम देख पा रहे हैं कि ये अपने आप में अनदर C3 कन्वर्टेज एंजाइम है। अगेन इसका फंक्शन भी सेम है, ये C3 को कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में C3A और C3B में। इसमें भी C3B इंटरैक्ट करेगा, C5B इंटरैक्ट करेगा। हम यहाँ पर देख पाए C3B इंटरैक्ट कर रहा है ताकि ये फॉर्म कर सके C5B कन्वर्टेज एंड अगेन फर्दर जो प्रोसेस है वो सिमिलर होगा। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि क्लासिकल एंड लेक्टिन पाथवे इन दोनों का जो C3 कन्वर्टेज मॉलिक्यूल है वो सेम है, जबकि ऑल्टरनेटिव पाथवे का जो C3 कन्वर्टेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये तो सिर्फ एक ब्रीफ है तीनों पाथवेज का। तीनों पाथवे का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि तीनों पाथवेज जो है वो किस तरीके से C3 कन्वर्टेज प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं एंड फर्दर जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। इनिशिएशन फेज जो है वो डिफरेंट होता है तीनों पाथवे में एंड अल्टीमेट गोल इज टू प्रोड्यूस C3 कन्वर्टेज। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एंड क्यों इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को इतना इम्पोर्टेंट कंसिडर किया गया है। तो पहला फंक्शन इनका ये है लाइसिस ऑफ सेल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में देख रखा है कि कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है जो कि लाइसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ये है और ये तो मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होगा, पॉली C9 कह सकते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं C5B, C6 और C7। और हमें पता है कि एक एंटीजन का सरफेस है, एंटीजन के सरफेस में उसका मेम्ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज ये उसके ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो अगर यही कॉम्प्लेक्स इस मेम्ब्रेन में जाकर बाइंड कर जाता है तो अब क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स
एक पोर क्रिएट कर देता है उस मेम्ब्रेन में, और जैसे ही पोर क्रिएट होता है तो सारे ओस्मोलाइट्स जो है वो एंटीजन के सेल से बाहर रिलीज हो जाता है, और जिस कारण से उस एंटीजन का लाइसिस हो जाता है। सो नाम से ही समझ में आ रहा है कि दे आर फॉर्मिंग मैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि मेम्ब्रेन में अटैक करेगा ऑफ द पैथोजन और एंटीजन। तो इस तरीके से ये लाइसिस ऑफ सेल्स बैक्टीरिया वायरसेस करते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एनहांस फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को एनहांस करना। तो कोई भी अगर एंटीजन है या कोई पैथोजन है, इज द एंटीजन, एंड ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो रहते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो रहते हैं, ये यहाँ पर इनके सरफेस पे जाकर बाइंड कर जाते हैं एंड दे विल एक्ट एज ए टैग, एक्ट एज ए बाइंडिंग टैग फॉर फैगोसाइटिक सेल्स। देन फैगोसाइटिक सेल्स आते हैं और ये अपने रिसेप्टर से इन सारे प्रोटीन्स में इंटरैक्ट कर जाते हैं। तो जैसे ही इनके रिसेप्टर्स इंटरैक्ट करते हैं इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ में, देन फर्दर उस एंटीजन का फैगोसाइटोसिस हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। Then comes inflammation and secretion of immunoregulatory molecules. अब जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि सपोज एक एग्जांपल C3 है, तो ये इनएक्टिव से जब एक्टिव फॉर्म में आता है तो C3A और C3B में कन्वर्ट होता है। तो C3A तो स्मॉलर पार्ट हुआ और इसीलिए ये डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज अवे, और ये क्या करेगा? ये कॉज करेगा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। सो यहाँ पर हम इन्हीं स्मॉलर प्रोटीन्स के इन्फ्लामेशन के फंक्शन को समझेंगे कि किस तरीके से ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। उसी तरीके से C5b, इसके भी जो C5a स्मॉलर पार्ट, दे कॉज द इन्फ्लामेशन प्रोसेस। तो जैसे ही ये एक सपोज करते हैं कि ये एक मेम्ब्रेन है, और ये एक C3A मॉलिक्यूल है, एंड दिस इज द C3A रिसेप्टर, और ये जो रिसेप्टर है ये बिलोंग करता है टू GPCR फैमिली, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के फैमिली में ये बिलोंग करता है। तो अब क्या होगा कि जैसे ये मॉलिक्यूल इस प्रोटीन में, एंड ये जो सेल हम जिस सेल के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो कोई भी सेल हो सकती है जो कि ग्रैन्युलोसाइट होते हैं, लाइक मोनोसाइट हो गया, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, या फिर कुछ डेंड्राइटिक सेल्स। अब जैसे ही ये C3A मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेगा विद दिस प्रोटीन, विद दिस रिसेप्टर जो कि GPCR रिसेप्टर है, तो क्या होगा? ये GDP के साथ बाउंड है, दिस अल्फा प्रोटीन, बीटा एंड गामा, G प्रोटीन जो है। तो जैसे ही बाइंड होता है, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म। अब जैसे ही बाइंड हो जाता है, बाइंड हो गया, सो क्या करेगा? ये इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये GTP एंड अल्फा एंड बीटा एंड गामा विल गेट डिसोसिएटेड। ये क्या करेगा? फर्दर सेक्रीशन करेगा दूसरे सॉल्युबल मीडिएटर्स का, लाइक IL-6, TNF अल्फा एंड ऑल। ये साइटोकाइंस क्या करेंगे? इनका अलग अलग फंक्शंस होता है, अभी ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। लाइक पहला फंक्शन तो ये करेंगे कि ये इंक्रीज कर देते हैं लोकलाइज्ड
वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एनेबल करते हैं ताकि साइट ऑफ इंफेक्शन में ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन आसानी से हो सके। दूसरा ये कि ये एक्ट एज अ कीमो अट्रैक्टेंट फॉर अदर सेल्स, कीमो अट्रैक्टेंट फॉर सर्टेन क्लास ऑफ ल्यूकोसाइट। तो इस तरीके से ये सारे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं लाइक C3A, C5A, ये स्मॉलर प्रोटीन्स जो रहते हैं ये किसी भी सेल के रिसेप्टर में जाकर बाइंड करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और फिर फर्दर वहाँ पर एक इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी कॉज करते हैं। ऑल्सो ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरे क्लास ऑफ ल्यूकोसाइट ताकि फर्दर वहाँ पर तरीके से ये स्मॉलर प्रोटीन्स भी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का वो है क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर मैंने बना रखा है एंटीजन है ये एंड दीज आर द एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो जाता है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म हो जाता है तो ये ऑटो इम्यून डिजीज कॉज कर सकता है। दैट्स वाई इन कॉम्प्लेक्सेस को रिमूव करना जरूरी होता है। तो ये भी फंक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का। जैसे ये फॉर्म होता है तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाता है और जैसे ही एक्टिवेशन हो जाता है तो इसमें C3b मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था C3b मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन करना। तो क्योंकि C3 को जब डिवाइड किया जाता है C3 कन्वर्टेज से क्लीव किया जाता है इनटू C3A एंड C3b में, तो ये तो स्मॉलर पार्ट है और ये लार्जर पार्ट है। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा टू दिस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में एंड एंटीबॉडी के FC रिसेप्टर में जाकर बाइंड कर जाता है। जैसे ये बाइंड करता है तो इसके रिसेप्टर्स जो है C3b के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन एरिथ्रोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट्स में इसके C3b मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम CR1 कहते हैं। तो ये CR1 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो C3b मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर जाते हैं, जिस कारण से सारा कॉम्प्लेक्स जो है वो अटैच हो जाता है टू दीज एरिथ्रोसाइट्स। फर्दर ये एरिथ्रोसाइट्स क्या करते हैं, इनको लिवर और स्प्लिन में भेज दिया जाता है ताकि फर्दर वहाँ पर मैक्रोफेज जो रहते हैं वो एक्ट कर सके फॉर फैगोसाइटोसिस। तो ये मैक्रोफेज है लिवर और स्प्लिन में एंड यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स को फिर रिलीज कर दिया जाता है। इनका काम सिर्फ ट्रांसफर करना होता है टू द लिवर एंड स्प्लिन में। तो जैसे ही ये एरिथ्रोसाइट्स अलग हो जाते हैं और ये अटैच हो जाते हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाते हैं टू द मैक्रोफेज जो कि फर्दर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये इम्यून क्लियरेंस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स एंड बॉडीज। तो C1q मॉलिक्यूल का यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। C1 का पार्ट था C1r, C1s, ये सारे थे। तो इसमें से जो मेजर जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे इन रिमूवल ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स एंड बॉडीज वो थे C1q। अब C1q का काम क्या होता है, ये C1q क्या करेंगे, ये बाइंड कर जाते हैं विद द एपोप्टोटिक बॉडीज। एपोप्टोटिक सेल्स या एपोप्टोटिक बॉडीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ही ये इंटरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लासिकल पाथवेज एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं क्लासिकल पाथवे हमने देख रखा है पहले भी, जैसे ही क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है हमें पता है कि ये क्या जनरेट करेगा, C3 कन्वर्टेज जनरेट करता है। जैसे ही C3 कन्वर्टेज एक्टिवेट होता है ये कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ C3 को into active form of C3A में and C3b में, and C3b again important role in ऑप्सोनाइजेशन करना होता है। तो ये भी क्या करेगा, ये C3b मॉलिक्यूल जो रहेंगे ये ऑप्सोनाइजेशन कर देते हैं इन्हीं एपोप्टोटिक सेल्स का। तो एपोप्टोटिक सेल्स का क्या हो जाता है, ऑप्सोनाइजेशन हो जाता है। इन एपोप्टोटिक बॉडीज को रिमूव करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज है अगर ये अपने मटेरियल्स को सेल से बाहर रिलीज कर देते हैं
आउटसाइड रिलीज करते हैं, तो इनके जो मटेरियल्स या जो सेल्स या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे विल एक्ट एज एन एंटीजन, और अगर ये एंटीजन के जैसे काम करने लग जाएंगे तो अगेन ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। तो इसीलिए इन एपोप्टोटिक सेल्स को रिमूव करना जरूरी होता है, एंड दैट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय दिस C1q मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हमने देखा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड किस तरीके से काम करता है, इसके फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, ये इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, इसके 3 पाथवेज हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत ही ब्रीफ वे में डिस्कस किया। फर्दर हम और उसके डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। थैंक यू।